आज का हमारा विषय है प्रयोगवाद और नई कविता, उसके स्वरूप और विकास के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। प्रयोगवाद प्रयोगवाद का आरंभ प्रतीक 1947 के प्रकाशन से और नई कविता का आरंभ नई कविता 1954 पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। प्रयोगवाद में विषय वस्तु की अपेक्षा कविता के कला पक्ष पर विशेष बल दिया गया है। किसी विचारधारा विशेष के प्रति पक्षधरता को अनावश्यक माना गया तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व को स्वीकार किया गया। प्रयोगवादी कवि का कविता संसार के सीमित अनुभवों को संवेदनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया। प्रकृति के प्रति भी उसमें गहरा लगाव था। नारी के प्रति उसकी दृष्टि यथार्थ परक थी। प्रयोगवाद ने भाषा में बोलचाल को महत्व दिया और छंद मुक्तता पर बल दिया। उसका आग्रह बिंबात्मक की ओर था। प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय को माना जाता है। प्रयोगवाद के विशेषता जो कवि थे वे थे गिरिजा कुमार माथुर, भरत भूषण अग्रवाल, शमशेर, मुक्तिबोध, नरेश मेहता आदि प्रयोगवाद के प्रमुख कवि रहे हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि प्रयोगवाद जो है वह प्रगतिवाद का ही दूसरा भाग है। ठीक है। और जो नई कविता है ये प्रयोगवाद का दूसरा भाग है। ठीक। तो प्रगतिवाद से प्रयोगवाद में किस प्रकार परिवर्तन हुआ वो देखते हैं। प्रगतिवाद पर दो आरोप लगाए गए। एक यह है कि एक तो यह है कि प्रगतिवाद साहित्य का संकीर्णतावादी आंदोलन है जो लेखकों की स्वतंत्रता का अपहरण कर उसे खास विचारधारा के घेरे में बांध देता है। दूसरा आरोप यह लगा कि प्रगतिवाद साहित्य के रूप व कला पक्ष की उपेक्षा करता है तथा विषय वस्तु के संबंध में भी संकीर्ण दृष्टिकोण रखता है। अज्ञेय अज्ञेय जो है प्रगतिवाद की सामूहिकता के विरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थक बनकर आ गया है। इस प्रकार अज्ञेय जो है प्रयोगवाद के प्रवर्तक बनकर उभरे। अज्ञेय कहते हैं कि प्रगतिवाद में विषय के प्रति संकीर्ण दृष्टिकोण रहता है और कला पक्ष की उपेक्षा रहती है, जबकि प्रयोगवाद में रचना का कलात्मक उद्देश्य कभी संदिग्ध नहीं रहता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं प्रयोगवाद का उदय प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया में हुआ, इसलिए यह स्वाभाविक था कि प्रयोगवाद समाज की तुलना में व्यक्ति को, विचारधारा की तुलना में अनुभव को, विषय वस्तु की तुलना में कलात्मक को श्रेयस्कर मानता। अब हम प्रयोगवाद के कुछ पॉइंट्स पर देखेंगे। इसमें पहला पॉइंट्स है कि प्रयोगवादी कवियों का मानना था कि कोई भी वाद या विचारधारा मनुष्य को सत्य तक नहीं पहुंचा सकती है। इसमें दूसरा पॉइंट है प्रयोगवादी कवि उस सत्य की भी खोज करता है जिसे वह काव्य में व्यक्त करना चाहता है और उस माध्यम की भी खोज करता है जिसके द्वारा सत्य व्यक्त होता है। तीसरा पॉइंट है व्यक्तिवाद। व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति यह आग्रह मध्य वर्ग की मानसिकता की अभिव्यक्ति है। चौथा पॉइंट है प्रयोगवादी कविता में भावुकता की बजाय बौद्धिकता का आग्रह अधिक है। और लास्ट पॉइंट है प्रयोगवादी कवियों ने प्रकृति चित्रण में भी इसी यथार्थ दृष्टि का परिचय दिया है। अब हम बात करते हैं नई कविता के बारे में। नई कविता जो है कि प्रयोगवाद का ही विकास है। यद्यपि नए कवियों ने काव्य का प्रयोग का विषय नहीं माना, परंतु व्यक्ति की स्वतंत्रता, वाद विशेष का विरोध नई कविता की भी विशेषता रही है। नई कविता पर शीत युद्ध विचारधाराओं का विशेष असर था। इसी कारण व्यक्ति की स्वतंत्रता, जनता को भीड़ समझना, व्यक्तिक अनुभूति को ही प्रामाणिक मानना, इतिहास और परंपरा के बजाय क्षण के बोध को ही सार्थक समझना नई कविता की खास पहचान है। नई कविता पर अस्तित्ववाद और आधुनिकतावाद का भी असर रहा है। शिल्प की दृष्टि से नई कविता में बोलचाल की भाषा, बिंबात्मकता, पौराणिक प्रतीकों का प्रयोग, अर्थ की लय आदि का विशेष आग्रह रहा है। नई कविता में अनास्था, निराशा, विफलता, कुंठा, टूटन जैसे भावों की प्रधानता रही है, परंतु यह हमारे सामाजिक की ही मध्यवर्गीय अभिव्यक्तियाँ थीं। मुक्तिबोध जैसे कवि कम थे,
जिन्होंने इन मध्यवर्गीय भावनाओं पर आत्मसंघर्ष द्वारा विजय प्राप्त की। नई कविता के विषय विकास जो है, नई कविता का विकास अज्ञेय, शमशेर, मुक्तिबोध के अतिरिक्त सर्वेश्वर दयाल शर्मा, रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण आदि के रचनाओं में सम्मिलित है। अब हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि प्रयोगवाद से नई कविता का उद्घाटन कैसे हुआ, मतलब किस प्रकार से वो प्रयोगवाद से नई कविता में बदल गया, या फिर इन दोनों का संबंध क्या है, उसके बारे में जानते हैं। प्रगतिवाद जो है, प्रगतिवाद के उत्तर काल में जब काव्य क्षेत्र में ऐसी प्रवृत्तियां पनपने लगी जो काव्य की सामाजिक भूमि की बजाय व्यक्ति की स्वानुभूति पर अधिक बल देती थी, जो काव्य में वस्तु पक्ष की बजाय रूप पक्ष पर बल देती थी, जो काव्य की किसी बनी बनाई शैली का अनुसरण करने के बजाय नए प्रयोगों पर बल देती थी, ऐसी स्थिति में प्रगतिवाद के बढ़ते विरोधों के साथ ही इन प्रवृत्तियों ने अपना प्रभुत्व बढ़ाना शुरू किया। यही प्रवृत्तियां बाद में प्रयोगवाद के रूप में जानी जाने लगी। ठीक है, आरंभ में प्रयोग की चर्चा का अर्थ प्रगतिवाद का विरोध नहीं था, इसलिए तार सप्तक के प्रकाशन से लेकर प्रतीक के प्रकाशन के बीच के दौर में प्रयोगों की चर्चा होते हुए भी इसने वाद का रूप ग्रहण नहीं किया था। लेकिन जब अज्ञेय ने प्रतीक का प्रकाशन आरंभ किया और उसके मध्य से प्रगतिवाद का विरोध किया जाने लगा, तब प्रयोगवाद की चर्चा प्रगतिवाद की विरोधी काव्य प्रवृत्ति के रूप में होने लगी। अज्ञेय आरंभ से ही प्रयोगवाद शब्द को उचित नहीं मानते थे। उन्होंने 1952 में इलाहाबाद से प्रसारित रेडियो वार्ता में प्रथम बार नई कविता शब्द का प्रयोग किया। 1954 में नई कविता, उस समय के संपादक थे जगदीश गुप्ता, नई कविता के पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ तो नई कविता शब्द प्रचलित हो गया। नई कविता आंदोलन के सूत्रधार कवियों, आलोचकों ने अपनी काव्य सृजना की परंपरा का संबंध प्रयोगवाद व अज्ञेय से जोड़ा तथा मार्क्सवाद और प्रगतिवाद का विरोध किया। नई कवितावादी आरंभ में अपनी कविता को प्रयोगवाद और अज्ञेय से जोड़ने में गर्व महसूस करते थे, लेकिन धीरे धीरे वे अपने काव्य को प्रयोगवाद के साथ जोड़ते हुए भी उससे भिन्न व विशिष्ट बताने लगे तथा बाद में अपनी विशिष्टता पर अधिक बल देने लगे। इस प्रकार हम देख चुके हैं कि किस तरह से प्रगतिवाद से प्रयोगवाद, प्रयोगवाद से नई कविता का आरंभ होता है। अब हम नई कविता के कुछ पॉइंट्स पर देखते हैं। पहला पॉइंट है, व्यक्ति स्वतंत्र नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति कही जा सकती है। दूसरा पॉइंट है, नई कविता व्यक्ति के अपने विवेक पर आस्था व्यक्त करती है, क्योंकि व्यक्ति का विवेक ही उसे सही दिशा दे सकता है, न कि बाह्य सत्य। तीसरा पॉइंट कहता है कि जो नई कविता के कवि थे उन्होंने औद्योगिक सभ्यता की आलोचना भी की थी। और चौथा पॉइंट है, नई कविता में अनुभूति की अभिव्यक्ति पर विशेष बल दिया गया है। इस प्रकार हमारा प्रयोगवाद और नई कविता के स्वरूप और विकास का अब तक हमने अध्ययन कर लिया है। इस तरह हम इस वाद विवाद को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।